जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेड आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 66। टॉपिक हमारा चल रहा है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का, जिसमें हम ये सीख रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिफरेंट एरियाज़ की वेरिफिकेशन हमने कैसे करनी है। ठीक है, इसमें हम वन बाय वन डिफरेंट एरियाज़ के असर्शंस पढ़ रहे हैं, उस एरिया पे रेलिवेंट असर्शन कौन सी है और उसके प्रोसीजर पढ़ रहे हैं कि हर असर्शन को वेरीफाई करने के लिए कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं। कल के लेक्चर में पहला लेक्चर था हमारा सब्सटेंटिव प्रोसीजर का, हमने सेल्स और परचेजेस के एरियाज के प्रोसीजर पढ़े। ठीक है, तो एक है स्टैंडर्डाइज अप्रोच। स्टैंडर्डाइज अप्रोच क्या है कि किसी भी एरिया को जिसको आपने वेरीफाई करना है उस एरिया की असर्शन लिखें और हर असर्शन को वेरीफाई करने के लिए रेलिवेंट वाले प्रोसीजर्स लिखें। ठीक है, ये एक स्टैंडर्डाइज अप्रोच है। आई कैप अगर रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन पूछेगा तो इसी अप्रोच के मुताबिक पूछेगा कि आपसे यह कह देगा कि इस एरिया के प्रोसीजर बताएं या इस एरिया के असर्शन के, गिवन एरिया या गिवन असर्शन के प्रोसीजर बताएं। ये आपसे पूछेगा रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में। ये आजकल जो एक टिपिकल स्टाइल है उसका कि वो एक एरिया आपके प्रोसीजर सारे आपको खुद दे देता है, जिसमें असर्शंस भी होती हैं, प्रोसीजर्स भी होते हैं, और आपसे कहता है जरा इसमें से एरर्स और ओमिशंस आइडेंटिफाई करें। एरर का मतलब क्या है कि वो प्रोसीजर जो गलत असर्शन में लिखा हुआ है वो आइडेंटिफाई करो, और ओमिशन का मतलब क्या है वो प्रोसीजर जो किसी असर्शन में होना चाहिए लेकिन नहीं लिखा हुआ वो आइडेंटिफाई करो। तो या तो आई रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन टेस्ट करेगा प्रोसीजर और असर्शंस पूछ के आपसे, या आई कैप क्या करेगा आपको एक सिचुएशन देके स्टडी बेस्ड क्वेश्चन टेस्ट करेगा। उसमें आपको एक सिचुएशन देगा और कहेगा इस सिचुएशन के लिहाज से प्रोसीजर बताओ। सिचुएशन के लिहाज से जब प्रोसीजर बताएगा, याद रखें आपने फिर सिचुएशन के साथ साथ चलना है, क्योंकि गिवन सिचुएशन में हो सकता है एक नहीं दो एरियाज इफेक्ट हो रहे हो, और गिवन सिचुएशन में हो सकता है कि सारी असर्शन नहीं एक या दो रेलिवेंट हो। तो जब केस स्टडी होगी तो आपने अपना माइंडसेट क्या रखना है कि केस की इंफॉर्मेशन के लिहाज से प्रोसीजर बताने हैं। जैसे जैसे केस चलता जाएगा आपने उसके लिहाज से प्रोसीजर बनाते जाने हैं। जहां पे फायर आई फायर के प्रोसीजर, जहां पे अर्थक्वेक आया अर्थक्वेक के प्रोसीजर, जहां बैंक्रप्सी ऑफ डेटर आया बैंक्रप्सी के प्रोसीजर, जहां लीगल केस आ गया लीगल केस के प्रोसीजर। केस के साथ साथ चलना है। किसके साथ चलना है? केस के। आपके सब्सटेंटिव प्रोसीजर किसके साथ चलने चाहिए? तो इस चैप्टर में दो तरह के क्वेश्चन पूछेगा, या रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन या केस स्टडी। रिप्रोडक्शन में क्या होगा, उसने आपसे किसी एरिया या उसके प्रोसीजर्स पूछेगा या आपसे कहेगा एरर या ओमिशन आइडेंटिफाई करो। यह है रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सिनेरियो देगा और आपसे एंड में कहेगा इसके रिलेटेड प्रोसीजर बताओ क्या परफॉर्म करोगे। तो आपने ये नहीं सोचना, क्या अगर आपने ये सोचा तो जिस वक्त ये सोचा ही उसी वक्त आप फारग है। क्या कि ये जो केस स्टडी है ये कौन से वाले एरिया से है, सेल से है कि क्रेडिटर से है कि टेंजिबल से है, ये नहीं सोचना, बल्कि क्या सोचना है केस के साथ साथ चलना है। केस में जो जो एरिया जो जो इशू आता जाएगा उस एरिया उस इशू के प्रोसीजर बताते जाना। वो सेल्स का है तो सेल्स के बता देंगे, साथ ही अगर वो इन्वेंट्री का है इन्वेंट्री के भी बता देंगे। ठीक है, केस स्टडी में क्या नहीं सोचना कि ये केस स्टडी किस एरिया के केस स्टडी है, क्योंकि वो केस स्टडी अमूमी तौर पे किसी एक एरिया पे डिपेंड नहीं करती। वो क्या करता है, मल्टीपल एरियाज के मल्टीपल इश्यूज को टेस्ट कर लेता है। वे बात समझ रहे हैं? फेल होने वाला केस स्टडी जब सब्सटेंटिव प्रोसीजर के सामने आएगी, फेल होने वाला स्टूडेंट क्या सोचेगा, किस एरिया से है, और फिर दबा आंखें बंद करके छाप छूप देगा और आके कहेगा सर बेहतरीन पेपर हुआ है। पास होना स्टूडेंट क्या करेगा, जैसे ही केस स्टडी सामने आई क्या करेगा, केस के साथ चलना आता है आपको? केस के साथ नहीं चलना आता आपको। केस के साथ चलने का मतलब है जो जो इंफॉर्मेशन उसने दी, उसने बैंक्रप्सी और डेटर की इंफॉर्मेशन दी, उसके प्रोसीजर डाल देंगे, साथ ही उसने रीवैल्यूएशन का जिक्र किया उसका भी प्रोसीजर। ठीक है, जैसे केस स्टडी के छोटी सी बहुत ही छोटी सी एग्जांपल, उसने कहा कि भैया हमने बैंक लोन लेके फिक्स एसेट खरीदा है, बताइए कौन से प्रोसीजर ड्यूरिंग द ईयर,
कौन से प्रोसीजर लिखेंगे? बैंक लोन के प्रोसीजर लिखेंगे, एडिशन शाबाश। फिर से सुने, उसने बोला केस के साथ साथ चलना आसान नहीं है, ये अग्निपथ है। अग्निपथ समझ रहे हैं? हाँ, ये चलना मुश्किल है, क्या हुआ? ड्यूरिंग द ईयर बैंक से लोन लेके फिक्स एसेट खरीदे। ड्यूरिंग द ईयर कौन से प्रोसीजर लिखेंगे? यानी केस के साथ साथ चल के बताएं कौन कौन से प्रोसीजर रेलिवेंट है? लोन है, हाँ, लोन के प्रोसीजर शाबाश, और एडिशन फिगर शाबाश, और अब सुने, मार खा के आप, एडिशन टू फिक्स एसेट है तो डेप्रिसिएशन का एक आधा प्रोसीजर नहीं आना चाहिए, लोन है तो इंटरेस्ट का एक आधा प्रोसीजर नहीं आना चाहिए। वो क्यों नहीं लिखा? एग्जामिनर कमेंट्स में बोलेगा वो, भाई फिक्स है, भाई खुद बताएं, कॉमन सेंस है कि नहीं है, आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? ये है केस के साथ साथ आ जाएगा, अभी आपको बेफिक्र है, अभी भी आपने पिक कर लिया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी है। ये शाबाश वाली थपकी थी, आप समझ रहे मार वाली थी? नहीं, ऐसे शाबाश 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 शाबाश। आइंदा जब कभी फिक्स एसेट की एडिशन होगी, साथ में डेप्रिसिएशन भी सोचना है, लोन होगा तो साथ में इंटरेस्ट भी सोचना है। चलिए आइए वापस आते हैं हम। अच्छा, नॉर्मली हमारा मेंटी की बजाय हम केस स्टडी की प्रैक्टिस करते हैं क्लास में, ऐसा ही है ना? क्योंकि जो हमारे एमसीक्यूज हैं वो तो हमारी ऑनलाइन असाइनमेंट से भी हो जाते हैं ना, दौड़ादौड़। उसमें ऑनलाइन असाइनमेंट पता है ना क्या होती है? बेतहाशा क्वेश्चन ही क्वेश्चन, एमसीक्यूज ही एमसीक्यूज, केस स्टडीज ही केस स्टडीज है, केस स्टडीज ही केस स्टडी। लेकिन कुछ जो अहम होते हैं, मतलब जहां पे रेलिवेंट है वहां पे मेंटी क्विज भी कंडक्ट करवाएंगे। आज इसलिए अहम है क्योंकि आज मैंने आपकी एक स्किल टेस्ट करनी है। क्या कि आपको कल जो 2 एरियाज दिए गए थे, सेल और परचेजेस, क्या आप उन एरियाज में रेलिवेंट असर्शन और रेलिवेंट प्रोसीजर आइडेंटिफाई करने के काबिल है कि नहीं? क्योंकि आगे चल के मैंने आपको इसी एग्जाम के मुताबिक तैयार करना, एग्जाम में ये कंसेप्ट टेस्ट करता है। तैयार है? लिंक ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, क्या तैयार है? चलिए सीआरएन लिख लीजिए, शाबाश, सीआरएन लिखे, पहले सीआरएन लिखे, लिख लिया। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या चेक करना है? अकरस, शाबाश, करेक्ट। नेक्स्ट, जी ये कौन सा रिस्क है? कंप्लीटनेस का। कौन सा प्रोसीजर एलिमेंट? सी, शाबाश। बी नहीं है, वाउच ए सैंपल ऑफ रिकॉर्डेड सेल्स इन द जर्नल बैक टू कस्टमर परचेज भाई ऑर्डर एंड अप्रूव्ड प्राइस लिस्ट टू कंफर्म दैट ईच वन इज वेर। ये बैक को जा रहा है, ये रिकॉर्डिंग को सेलेक्ट करके जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है, बैक के डॉक्यूमेंट्स एविडेंस को चेक कर रहा है। ये तो भैया अकरेंस के लिए होता है, जबकि क्वेश्चन में रिस्क क्या है कि कंप्लीटनेस का, कि कुछ डिस्पैच इनवाइस नहीं हुई। जब गुड डिस्पैच हो जाए लेकिन इनवाइस ना जनरेट हो, इनवाइस जनरेट नहीं तो उसका दूसरा मतलब पता है क्या है? अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी नहीं हुई, क्योंकि जब इनवाइस ही नहीं बनी तो डेबिट क्रेडिट ने कहां से रिकॉर्ड होना है? तो ये कंप्लीटनेस का रिस्क है, अकरेंस का रिस्क नहीं है। इसके लिए सी प्रोसीजर है। कंप्लीटनेस के लिए क्या करते हैं? स्ट्रेट फ्लो में जाते हैं, सीधा फ्लो, डायरेक्ट फ्लो, और अकरेंस के लिए रिवर्स फ्लो। नेक्स्ट,
क्या चेक करना है हमने, कौन सा assertion at risk है, occurrence। क्या कह रहा है कि to confirm recorded purchase genuinely took place, occurrence है ये, कि जो रिकॉर्ड हो चुकी है वो जेन्युइन है कि नहीं। तो क्या करेंगे, रिवर्स जाएंगे ना, रिवर्स में कौन सी assertion है, occurrence। कौन सी सेशन, एक्यूरेसी, शाबाश, बेहतरीन। Payments and fines, one settling an invoice for raw material received on 27 December unrecorded at year end। तो ये क्या है, liability should be, the correct conclusion क्या है, liability should be accrued at year end because before year end। क्लियर। ये assertion कौन सी वैसे इफेक्ट हो रही है भला, कट ऑफ। जब ईयर एंड के करीब हो तो हमने फिर अक्रस कंप्लीटनेस नहीं सोचना, फिर कट ऑफ सोचना है। मुझे तो लगा फर्स्ट सेकंड एंड फोर करेक्ट है, यही करेक्ट है। हाँ जी, ये सेकंड, फर्स्ट भी करेक्ट है। ये बी वालों ने क्या गलती की है, फर्स्ट वाउचिंग फ्रॉम सेल्स जर्नल टू डिस्पैच नोट्स, बैकवर्ड आ रहा है कि फॉरवर्ड जा रहा है, हमारा जो ट्रांजैक्शन का फ्लो होता है बैकवर्ड है कि फॉरवर्ड, बैकवर्ड। जब बैकवर्ड आ रहा है, रिवर्स आ रहा है, तो कौन सी assertion है, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट, पहली वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर सेल जर्नल से सैंपल सेट करके डिस्पैच कर पाते हैं तो अकरेंस की assertion वेरीफाई होती है। ठीक है, फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट, जी क्या कंक्लूजन है, सेल्स क्या प्रॉब्लम है, हाँ इसी साल में रिकॉर्ड होनी चाहिए, करेक्ट, बिल्कुल सही बताया आपने। करेक्ट इंक्लूड करें, नहीं रिकॉर्ड द पेबल, बी वाले क्या कह रहे हैं, रिकॉर्ड द पेबल बट लीव द गुड्स आउट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी, नहीं
ऐसे थोड़ी हो सकता है कि एक ट्रांजैक्शन का रिलेटेड पेबल रिकॉर्ड कर दिया लेकिन रिलेटेड एसेट रिकॉर्ड नहीं किया, सिंगल एंट्री में थोड़े चल रहे हैं, पूरी एंट्री होगी, इन्वेंट्री डेबिट पेबल क्रेडिट, इन्वेंट्री भी रिकॉर्ड होगी पेबल भी रिकॉर्ड होंगे। डी ऑप्शन करेक्ट है। अदर इनकम है रिकॉर्ड कहाँ कर दिया है, सेल्स में, तो कौन सा रिस्क है, क्लासिफिकेशन। नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, सारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डाल दिया, क्या रिस्क है, क्लासिफिकेशन। गुड, इसका मतलब है असर्शन का कंसेप्ट ठीक है। बस कहीं कहीं आप पढ़ते हैं ना तो वो अक्रस और कंप्लीटनेस में पढ़ते हैं, बाकी आप सेट हैं सारे। फर्स्ट सेकेंड एंड फोर ये करेक्ट है। ए वालों ने क्या किया है, थर्ड को करेक्ट कर दिया है। नहीं, थर्ड क्या है, वाउचिंग जनरल एंट्री बैक टू जीआरएन इस प्राइम, ऐसे ना करें आप, बैकवर्ड चल रहे हो फिर वही गलत। बैकवर्ड चलने से कौन सी सेशन वेरीफाई होगी, अक्रंस, और फॉरवर्ड कब, बैकवर्ड अक्रंस, फॉरवर्ड कंप्लीटनेस, फॉरवर्ड कंप्लीटनेस बोलते, फॉरवर्ड कंप्लीटनेस, फॉरवर्ड कंप्लीटनेस, बोले फॉरवर्ड कंप्लीटनेस, बोले 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 फॉरवर्ड, गोइंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड क्या है, कंप्लीटनेस, गोइंग फॉरवर्ड कंप्लीटनेस, गोइंग फॉरवर्ड कंप्लीटनेस, इसको याद कर ले। फॉरवर्ड कंप्लीटनेस तो जाहिर अपोजिट क्या होगा, बैकवर्ड अक्रंस, इसको याद कर ले, क्लियर इंडिकेशन देता हो, फिर आप गलती कर जाते हैं। नेक्स्ट, कड़क सी कड़क, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जंप्ड फ्रॉम 18 से व्हाइल रेवेन्यूज ओनली 4%। अच्छा, रेवेन्यू तो इसमें क्या है, रेवेन्यू सिर्फ 4% है, कौन सा रिस्क है, इन्वेस्टिगेट एनुअल मार्जिन मूवमेंट, टेस्ट लेट पीरियड सेल्स फॉर अकरेंस एंड कट ऑफ। शाबाश, ये कोई मुश्किल लगता है मुझे। क्या करे, रिकैलकुलेट करो और क्या करना। सेकंड लास्ट क्वेश्चन,
जी अगस्त में रिटर्न होगी सेल्स, क्या प्रॉब्लम है? मसला ये नहीं अगले साल से ये सेल है ही नहीं, ये सेल अकर ही नहीं हुई। मसला ये नहीं है कि अगले साल की सेल इस साल रिकॉर्ड कर दी है। अगर ये प्रॉब्लम होती ना कि नेक्स्ट ईयर की सेल इस साल कर दी, इस साल की सेल नेक्स्ट ईयर में कर दी, वो है ग्रस। और जब सेल हो ही फेक, वो हो खत्म ही हो गई है, वो खत्म ही हो गई है। ईयर एंड में फेक सेल रिकॉर्ड की, ईयर एंड के बाद रिवर्स कर दी, ये कट ऑफ का मसला नहीं है, ये तो है ही सेल। कट ऑफ क्या है? जेन्युइन सेल है, इस साल की अगले साल रिकॉर्ड कर दी, या अगले साल की जेन्युइन है, ये है कट ऑफ। है ही सेल तो वो क्रिस का प्रॉब्लम है। बी ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, जी सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तीनों ऑप्शन करेक्ट है। बी में क्या प्रॉब्लम है? सेकंड और थर्ड बोला है, सेकंड तो ठीक, थर्ड क्यों गलत है? गुड्स ऑन ए पोस्ट ईयर एंड ईयर एंड शुड बी इंक्लूडेड। पोस्ट ईयर एंड का मतलब क्या? ईयर एंड के बाद। और जो क्या कह रहा है, जो चीजें ईयर एंड के बाद रिसीव हो वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में शामिल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो तो अगले साल की है। जो ईयर एंड से पहले रिसीव हुई है वो क्लोजिंग स्टॉक में शामिल होनी चाहिए। जी आज की क्लास के टॉपर्स, सीआरएम क्यों नहीं लिखते आप लोग? फर्स्ट पोजीशन कौन है? फर्स्ट पोजीशन सीआरएम क्यों नहीं लिखा भाई? सेहत देख और नाम देख कौन कौन से सिलेक्ट कर रहे हो, खुदा का होकर। सेकंड पोजीशन दे प्राइवेट, सेकंड थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, थर्ड पोजीशन, सच में शाबाश। फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ पोजीशन, हाइब्रिड। चलिए ये था हमारा क्विज। अब चलते हैं लेक्चर। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि क्या ये प्रोसीजर आपने घर जाके पढ़े, या घर जाके प्रोसीजर पढ़े क्या? सेल्स और परचेज के कितने स्टूडेंट्स ने पढ़े? आपने कितने स्टूडेंट्स ने घर जाके प्रोसीजर पढ़े हैं? अच्छा, तो समझ आ गए कि सेल्स में कौन कौन सी असर्शन है, किस असर्शन में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है, कुछ कुछ समझ आ रहा है? कितने स्टूडेंट्स ने याद किए हैं? याद करने को तो नहीं बोला था मैंने, तो कहा था सिर्फ आपने पढ़ने। और हाँ रीड किए ना, 2-3 था, शाबाश, बिल्कुल इतना काफी, इतना काफी है। वो इतनी को दफा पढ़ेंगे कि आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाए। हाँ, जो काम आप रोज करें ना तो उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली याद रहता है। तो आज से आपने एग्जाम तक रोज सब्सटेंटिव प्रोसीजर करने हैं, आज से एग्जाम तक रोज सब्सटेंटिव प्रोसीजर करने हैं, तो आपको याद करने की जरूरत है। क्योंकि असल में इसमें खास तौर पे, बाकियों में मैं आपको याद करवाता हूँ तो खत्म कर लें। प्रोसीजर में ICAP टेस्टिंग केस स्टाइल में कहता है, इसमें आपका ये माइंडसेट मैंने बनने ही नहीं देना कि हमने कुछ याद करना है और एग्जाम में वो लिखना है। वरना फिर क्या करते हैं, एग्जामिनर कमेंट्स में कहता है कि स्टूडेंट ने जो याद किया होता है ना वही आगे लिख देता है। ऐसा नहीं कर, हमने क्या करना है, केस के साथ साथ चलना है। केस के साथ साथ चलना सिखाना है आपको। लेकिन जब आप याद करेंगे ना प्रोसीजर, तो आप फिर केस के साथ चलने की कोशिश नहीं करेंगे। जिस चीज पे मेहनत की हो ना वो बड़ी प्यारी होती है। बंदा कहता है हर जगह पे उसी को प्रेजेंट करता रहे। तो जब आपने मेहनत करके याद किया होगा ना, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका दिल करेगा इतनी मेहनत से याद किया है, इसको फिट कर दो, फिट कर दो। वो काम नहीं करना। वो सुना हो ना वो लतीफ़ा बड़ा पुराना वो उस्ताद ने जो ऐसे याद करने के लिए बोला, तो एक बच्चे को एक ही ऐसे आता था क्रिकेट मैच वाला, तो वो आ गया हवाई जहाज की सैर। हवाई, अब वो केस स्टडी कैसे सॉल्व कर रहा है? आपका छोटा भाई होगा मेरा ख्याल है, आप लोगों का केस स्टडी कैसे सॉल्व कर रहा है? याद कौन सी की? क्रिकेट मैच वाली। आ कौन सी गई? हवाई जहाज की सैर। अब वो क्या कर रहा है? हवाई जहाज की सैर, हवाई जहाज में बैठे, हवाई जहाज उड़ा, ऊपर से मैंने नीचे देखा क्रिकेट मैच चल रहा था फिर शुरू हो गया क्रिकेट मैच। ये एग्जामिनर कमेंट्स में बताता है, एग्जामिनर कमेंट्स पूछता कुछ और है, घूम घुमा के बच्चे ने जो याद किया होता है ना
उधर ले आता है और फिर आगे सारा फिट कर दिया वही जो याद किया हुआ। तो एग्जामिनर भी क्या कहता है, मैं उस चीज के मार्क्स नहीं देता जो आप लिखते हैं, मैं उस चीज के मार्क्स देता हूं जो मैंने पूछा है। तो क्या किया है, मैंने पूछा है। तो मार्क्स किस चीज के मिलेंगे, जो पूछा, जो आपने याद किया, जो लिखा है उसके नहीं एग्जामिनर। तो इसलिए केस के साथ साथ चलना सीखे। केस के साथ चलना या सोचना तब सीखेंगे आप जब रट्टे से थोड़ी देर के लिए जान छुड़ाएंगे। इस चैप्टर में रट्टा नहीं लगाना, इस चैप्टर में। चलिए, कोई प्रॉब्लम आपको समझने में, किसी असर्शन में प्रॉब्लम, किसी प्रोसीजर में प्रॉब्लम, कोई ये जैसे सर ये प्रोसीजर यहाँ पे क्यों लिखा है, ये इधर तो नहीं, इधर होना चाहिए था, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई ऐसा प्रोसीजर जो कि सर ये क्या होता है, ये तो हम पहली दफा सुन रहे हैं, ऐसा भी नहीं था, पढ़ रहे थे, समझ आ रहा था कि ये क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, यहाँ पे इसी असर्शन के अंदर क्यों लिखा है, ये भी समझ आ रहा था। चलिए आइए फिर आज आगे चलते हैं। एक परचेज में क्लासिफिकेशन में लिखा हुआ है नॉन करंट एसेट, क्योंकि बात बात ऐसा देखिए, परचेज में क्या रिस्क है कि आपने इन्वेंट्री खरीदी, फिक्स एसेट में क्लासिफाई कर दिया, या फिक्स एसेट खरीदा, इन्वेंट्री में क्लासिफाई कर दिया, ये रिस्क है। ठीक है, अच्छा इसी तरह मुझे बताइए रिपेयर एंड मेंटेनेंस में भी एक रिस्क है क्लासिफिकेशन का, वो क्या होगा भला? हाँ, कैपिटलाइज कर दिया, शाबाश शाबाश, ठीक है। सेल्स में भी रिस्क था, हो गया, हाँ, अदर इनकम को सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स को अदर इनकम में, सब तो ये मिस क्लासिफिकेशन होती रहती है। अब चलते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के प्रोसीजर, यानी ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर, पहले थोड़ी सी उसने कमेंट्री लिखी है, फिर आगे प्रोसीजर बताए हैं। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल में याद रखिए आज हमने 2 एरियाज कवर करने, मैं ज्यादा भागम भाग नहीं कर रहा, तसल्ली के साथ आपको लेके चल रहा हूं ताकि कंसेप्ट अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाए, बाद में प्रैक्टिस ज्यादा कर लेंगे, ठीक है। तो 2 एरिया सिर्फ, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या है, डेटर्स, इसमें जो सबसे अहम वैसे तो कितनी अजर्शन है ट्रेड रिसीवेबल में, 6, कौन कौन सी अजर्शन है भला? एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। लेकिन क्या सारी असर्शंस अहम हैं? नहीं, डेटर्स में जो सबसे अहम असर्शन है वो कौन सी है भला? एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एग्जिस्टेंस भी अहम है, वो दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे है एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। यानी डेटर्स के अंदर सबसे अहम चीज ये होती है कि इसकी एडिक्वेट प्रोविजन फॉर बैड डेट रिकॉर्ड की जाए, ठीक है। अगर कोई डेटर बैड हो गए हैं तो वो आइडेंटिफाई करके उनकी प्रोविजन रिकॉर्ड करें। और दूसरा हमने एरिया कौन सा पढ़ना है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर में कौन कौन सी असर्शन है जरा बताइएगा भला? क्रेडिटर में कौन कौन से? एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। क्रेडिटर में सबसे अहम असर्शन कौन सा है भला? क्रेडिटर में एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलोकेशन अहम नहीं है, क्या है? कंप्लीटनेस, कि कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं किए होंगे। डेटर्स में है एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, और फिर उसके बाद एग्जिस्टेंस, ये डेटर्स में अहम। तो इस ज्यादातर प्रोसीजर आप देखेंगे इनसे रिलेट करते हैं। और क्रेडिटर में अहम असर्शन कौन सी है? कंप्लीटनेस। आइए जरा पढ़ते हैं। सबसे पहले वो क्या कर आए, यहां पे क्या किया इसने, यहां पे तो उसने ये सारे, अच्छा ओके 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 ओके, असर्शंस लिखी है, क्लासिफिकेशन की और प्रेजेंटेशन इकट्ठी कर दी, कभी कभी इकट्ठी कर देता आता ना, कोई बात नहीं, आप जब ये पढ़ लेंगे ना इन एरियाज तो आप इनको आसानी से डिफरेंशिएट कर सकेंगे। अगर कभी इकट्ठी भी कर दी ना तो आप जब जब जो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, आप कहेंगे सर ये वाले 2 इसमें क्लासिफिकेशन से रिलेट करते हैं और ये वाले 2 प्रेजेंटेशन से रिलेट करते हैं। अभी शायद आप ये ना कर सके डिफरेंशिएट, लेकिन बाद में कर लेंगे। तो अगर कभी 2 सेशन इकट्ठी कर दे, जो उसूली तौर पर करनी नहीं चाहिए उसको, लेकिन अगर कभी कर दे तो उसमें परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं आसानी के साथ जब थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। कट ऑफ की असर्शन भी हो गई। सबसे अहम असर्शन कौन सी है? एक्यूरेसी। तो देखिए वो जो प्रोविजन फॉर बैड डेट के प्रोसीजर उसने सबसे ज्यादा बताए हुए हैं। एग्जिस्टेंस क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? एग्जिस्टेंस नहीं लिखा, एग्जिस्टेंस के भी उन्हें, वो असल में ना ये जो प्रोसीजर है ना, इनमें से कुछ प्रोसीजर से एग्जिस्टेंस भी वेरीफाई हो जाती है, इसलिए शायद उसने नहीं लिखा। उसने अपना फोकस रिस्क के ऊपर ज्यादा किया है, कि जो रिस्की वाली असर्शन है उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया है, और रूटीन जो दूसरी अदर असर्शंस है वो उसने इकट्ठी करके सिर्फ निकाल दिया उसको। तो प्रॉब्लम नहीं है आपको,
आप जब ये सारे प्रोसीजर पढ़ लेंगे तो आपने जहन में रखना है कि 2-3 लेक्चर के बाद अगर आपको मिक्स करके प्रोसीजर दे दी जाए, आप आसानी से ये बता सकेंगे कि ये वाला प्रोसीजर इस दर्शन का है, ये वाला प्रोसीजर इस दर्शन का है। कुछ एरिया में ICAP ने प्रोसीजर्स को दर्शन वाइज क्लासीफाई किया है, कुछ में नहीं किया, कुछ में बिल्कुल ही नहीं किया, कुछ में 2-3 दर्शन को किया, बाकी को इकट्ठा कर दिया, ऐसे मिक्स करके प्रैक्टिस किया। आपने इसमें परेशान नहीं होना, क्योंकि 2-3 लेक्चर्स के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे अगर मिक्स प्रोसीजर भी आ गया आप असर्शन उसको बता सकें। आइए जरा वन बाय वन स्टडी करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर सबसे अहम असर्शन कौन सी है? एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन के डेटर्स प्रॉपर्ली वैल्यू रिकॉर्ड हुए कि नहीं, यानी बैड डेट जो है वो प्रोविजन रिकॉर्ड ठीक हुई है कि नहीं। इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले एजेड लिस्टिंग रिव्यू। लिस्टिंग समझते हैं क्या होता है? एजिंग रिपोर्ट, एजिंग रिपोर्ट समझते हैं या एजिंग लिस्टिंग? वो क्या है वाला एजिंग रिपोर्ट? एज वाइज डाटा को क्लासिफाई करना, फ्रेश नए वाले डाटा अलग, पुराने वाले डाटा अलग। ये क्लासिफाई क्यों करते हैं वाला हम? हाँ, क्योंकि जो पुराने वाले डाटा होते हैं उनमें बैड डेट का रिस्क ज्यादा होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट कैलकुलेट करने के लिए। ये एजिंग रिपोर्ट याद रखें, डेटर्स में भी बनती है, क्रेडिटर्स में भी बनती है, इन्वेंट्री में भी बनती है। क्या करना है इसमें? कह रहा है ऑब्टेन एन एजिंग लिस्टिंग ऑफ रिसीवेबल। ये एंड पे क्लाइंट से रिसीवेबल यानी डेटर्स की एजिंग रिपोर्ट लो। अगर क्लाइंट ने रिपोर्ट प्रिपेयर किया है तो इसको चेक चुक कर लो, ठीक है। रीपरफॉर्म द एडिशन एंड कंफर्म टोटल एग्रीज विद जीएल एंड ट्रायल बैलेंस। अगर तो आपने खुद प्रिपेयर किया है तो अच्छी बात, लेकिन अगर क्लाइंट ने एजिंग रिपोर्ट प्रिपेयर किया है तो आपने क्या करना है? उसे यूज करने से पहले चेक करना है ठीक है कि नहीं। सेकंड, पहले स्टेप में कह रहा है लिस्ट ले लो, दूसरे स्टेप में क्या कह रहा है? चेक कर लो ठीक है कि नहीं। फिर तीसरे एज बैंड। एज बैंड का मतलब है एज वाइज क्लासिफाई किया है, सही किया कि नहीं। ये देखो, इंक्वायरी टू बैलेंस ओवर टू बियॉन्ड क्रेडिट, जो उसने क्लासिफिकेशन किया है तो जो क्लास हमारी स्टैंडर्ड क्रेडिट लिमिट से ज्यादा है, ओवर ड्यू हो गई है, उसको इंक्वायर करो। भैया 90 डेज का क्रेडिट पीरियड है, यहाँ पे तो ऐसे है जो 90 डेज से ज्यादा वाले भी है, वो कौन है? और फिर जो 90 डेज से ज्यादा है वो क्रेडिट मैनेजर से पूछे कि इनमें से कितना रिकवर कर सकेंगे। यानी क्या किया उसने क्लाइंट से एजिंग रिपोर्ट ली, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, उसकी एक्यूरेसी को चेक किया। स्टेप नंबर 3, उसमें जो ओवर ड्यू डेट्स वाली कैटेगरी थी, क्लाइंट से इंक्वायर किया ये ओवर ड्यू क्यों हो रहे हैं, और फिर लास्ट में कहा कि इनमें से कितने आप रिकवर कर सकेंगे, कितने नहीं, क्लाइंट से पूछा। लेकिन याद रखिए अभी ये एक एस्पेक्ट हुआ है प्रोविजन का। एजिंग रिपोर्ट के जरिए वेरिफिकेशन कैसे करनी है। प्रोविजन फॉर बैड डेट की वेरिफिकेशन सिर्फ एजिंग रिपोर्ट से नहीं होती, और तरीके भी हैं। और दूसरा तरीका क्या है? सब्सिक्वेंट रिसीट। दूसरा तरीका ये है कि ईयर एंड के बाद देखो किस किस डेटर ने पैसे दे दिए। जिस डेटर ने ईयर एंड के बाद पैसे दे दिए इसका मतलब क्या है? वो गुड है। और जिस डेटर ने ईयर एंड के बाद पैसे नहीं दिए इसका मतलब क्या है? वो डाउटफुल है, डाउटफुल है। तो एक प्रोविजन फॉर बैड डेट आइडेंटिफाई होंगे, बैड डेट आइडेंटिफाई होंगे आपके एजिंग रिपोर्ट से, और दूसरा किससे आइडेंटिफाई होंगे? सब्सिक्वेंट से क्या मुराद है? ईयर एंड के बाद किन किन डेटर ने कैश दे दिया। क्या कह रहा है? रिव्यू पोस्ट ईयर एंड बैंक रिसीट्स इन द फर्स्ट 60 to 90 डेज, यानी जो शुरू के समय 2-3 महीने के अंदर कलेक्शन, क्योंकि हम 3 महीने में ऑलरेडी कंप्लीट कर देते हैं, तो कह रहा है जो 2-3 महीने तक की कैलकुलेशन है, कलेक्शन है, वो देखो किस किस डेटर ने अगले 2-3 महीनों के अंदर पेमेंट कर दिया है। ठीक है, ये नहीं कह रहा कि 2 महीने के बाद और 3 महीने से पहले, रेंज नहीं दे रहा। अब ऐसे जैसे हम कहते हैं ना 2-3 महीने चेक कर लो, 3-4 महीने चेक कर लो, ये 2-3 महीने की कलेक्शन चेक कर लो और देखो जो पैसे आए हैं वो ईयर एंड पे रिसीवेबल थे। अगर ईयर एंड के जो पैसे आए हैं वो ईयर एंड पे रिसीवेबल भी थे तो इसका मतलब क्या है? उस पे प्रोविजन रिकॉर्ड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी। क्यों? ये वो पैसे हैं जो वसूल हो चुके हैं, वसूली हो गई। जिस पैसों की वसूली हो गई वो बैड डेट नहीं है, और जिसकी वसूली नहीं हुई बैड डेट। Where no subsequent series found, confirm the customer position via correspond। अगर कोई पैसे वसूल नहीं हुए तो देखो कस्टमर पैसे देने के काबिल है कि नहीं। अगर काबिल है तो चले कम प्रोविजन रिकॉर्ड करे, अगर उस काबिल ही नहीं है कहता है भाई पैसे मैं नहीं दे सकता, क्यों नहीं, बैंकरप्ट हो गया हूं, प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट, एक सोर्स ऑफ एविडेंस क्या है? एजिंग रिपोर्ट। दूसरा सोर्स ऑफ एविडेंस क्या है?
तीसरा क्या है, अदर प्रोसीजर, मजीद भी कोई प्रोसीजर हैं, वो कौन कौन से हैं? सॉरी ये इरिकवरेबल नहीं है, अलाउंस फॉर ऑब्टेन मैनेजमेंट वर्किंग फॉर द अलाउंस। सर आपने प्रीवियस बैड डेट रिकॉर्ड किया, उसकी वर्किंग दे, उस वर्किंग में अजम्पशन देखे कौन कौन सी ली गई है, जनरल प्रोविजन रेट लगाया गया है कि स्पेसिफिक रेट लगाया गया है, इसके अलावा बहुत से फैक्टर होते हैं ना प्रोविजन रिकॉर्ड करने में। जैसे एक बड़ा फैक्टर ये होता है कि डेटर्स ने सिक्योरिटी के तौर पे हमें चीजें लिखवाई है कि नहीं, जो सिक्योर डेटर होते हैं उन पे प्रोविजन कम होती है, जिस डेटर की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो उसमें प्रोविजन भी कम होगी, चाहे पैसे अभी नहीं भी आए। कंपेयर द अलाउंस रेशो, यानी प्रोविजन को टोटल डेटर से डिवाइड कर दो, ये लगभग कौन सी अमाउंट आनी चाहिए जो कंपनी की पॉलिसी है। जैसे अगर कंपनी की पॉलिसी है 10% प्रोविजन फॉर बैड डेट रिकॉर्ड करती है, तो प्रोविजन को डेटर से डिवाइड करें, आंसर क्या आना चाहिए, 10%। प्रोविजन फॉर बैड डेट की वेरिफिकेशन कैसे हो रही है, ये स्पेसिफिक प्रोसीजर क्या है, ये बात पता चल गया आपको। इरिकवरेबल बैलेंस के लिए क्या करना है, जो बैलेंस राइट ऑफ किए हैं पहले उनकी कम्युनिकेशन और फिर उनकी अप्रूवल चेक करनी है। कंपनी लॉ में पढ़ा होगा बैड डेट या किसी भी एसेट के राइट ऑफ करने के लिए डायरेक्टर की अप्रूवल चाहिए होती है। तो अगर कोई बैड डेट राइट ऑफ हुआ भी है तो क्या करना है, अप्रूवल रिकॉर्ड करनी है और करस्पॉन्डेंस चेक करनी है कि क्या कस्टमर ने क्या स्टेटमेंट दी थी, क्लाइंट को क्या पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा था कि क्यों पैसे नहीं दे रहा। अदर प्रोसीजर क्या है, रिव्यू करस्पॉन्डेंस विद कस्टमर, लॉयर, कलेक्शन एजेंसीज फॉर डिस्प्यूटेड, अगर कोई डिस्प्यूटेड अमाउंट्स है तो उसमें लॉयर से पूछे क्या स्टेप्स लिए गए, रिकवरी एक्सपेक्टेड है या नहीं। रिव्यू क्रेडिट नोट्स इशूड पोस्ट शेयर, क्रेडिट नोट का मतलब क्या है, सेल्स रिटर्न, ठीक है। अगर लार्ज क्रेडिट नोट्स है यानी ईयर एंड के बाद बड़ी बड़ी सेल्स रिटर्न है, ये इस बात की इंडिकेशन होती है कि ईयर एंड पे जो सेल्स थी वो ठीक नहीं थी, ईयर एंड पे फेक सेल रिकॉर्ड की जो ईयर एंड के बाद रिवर्स हो गई, कट ऑफ का एरर है यहाँ के अकरेंस का। रिव्यू बैलेंसेस एक्सीडिंग द कस्टमर क्रेडिट लिमिट एंड बैलेंस विद क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस में इंडिकेट रिफंड्स ओव्ड आर इनवॉइस। कह रहा है चेक करो कि किसी कस्टमर का बैलेंस क्रेडिट यानी नेगेटिव तो नहीं है। डेटर में अगर किसी का नेगेटिव बैलेंस है बताइए वो नॉर्मल रूटीन है कि एक्सेप्शनल है, वो इंक्वायरी करो। और जो क्रेडिट लिमिट अलाउ की गई, क्रेडिट लिमिट समझते हैं ना कि अगर किसी डेटर को सामान उससे ज्यादा दे दिया गया तो इसका मतलब क्या है, वो उसको एक्स्ट्रा सेल की गई है जो शायद वो रिटर्न करने के काबिल ना हो, क्योंकि उसकी लिमिट से उसकी हैसियत से ज्यादा है, उसमें भी प्रोविजन रिकॉर्ड हो सकता। कहता है ये चीजें कंसीडर करो कि कौन सा डेटर का बैलेंस क्रेडिट है नेगेटिव या नहीं, कौन से डेटर्स जो है उसको हमने क्रेडिट लिमिट से ज्यादा सेल की हुई है। कट ऑफ परफॉर्म करो, ये कट ऑफ सेल, ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, बताइए क्या है, ये मैं क्यों हैरान हो रहा हूं। एरिया डेटर्स का है, असर्शन कट ऑफ की आ गई है, ये क्यों, क्या ये सही है कि गलत है, सही है, क्यों बना, सेल इनडायरेक्टली डेटर्स को अफेक्ट करती है, तो सेल सही मतलब डेटा सही, सेल्स गलत मतलब डेटर्स गलत। समझे कि नहीं साइंस, इसका मतलब ये हुआ क्रेडिटर में मैं देखे बगैर बता सकता हूं, उसमें भी कट ऑफ होगा कि नहीं होगा, लेकिन किस चीज का होगा, गुड सीड। क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन में कंफर्म द शेड्यूल ऑफ रिसीवेबल एग्रीज टू द ट्रायल बैलेंस। देखिए जो ब्रेकअप है वो जीएल अकाउंट्स के साथ मैच करता है इंडिविजुअल डेटर वाइज। कंफर्म लॉन्ग ओवरड्यू और नॉन करंट पोर्शन सेपरेटली प्रेजेंटेड, कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं जिन्हें साल के बाद हमें पैसे मिलने हैं जिनसे, उसमें क्या करना होता है, करंट और नॉन करंट की क्लासिफिकेशन। कहता है वो देखो ठीक है, नॉर्मल रिसीवेबल और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को अलग अलग करना है कि इकट्ठा दिखाना होता है, अलग सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड को भी अलग अलग शो करवाओ। ये क्या है, क्लासिफिकेशन एंड डन। कुछ समझ आया, इसमें कोई प्रॉब्लम, एक दफा इसमें सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि उसने प्रॉपर असर्शंस नहीं लिखी, लेकिन याद रखिए ये आई कैप की बुक में भी है ऐसे, क्या भला कि कुछ एरियाज उसने कंप्लीट असर्शन वाइज प्रॉपरली क्लासिफाई किए हैं,
कुछ एरियाज में कुछ एजर्शन दिया, कुछ नहीं दिए, और कुछ में बगैर एजर्शन के प्रोसीजर लिख दिया। इसको पढ़ के ना मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे कि स्टूडेंट हो तो जो एग्जाम में जो पहला घंटा होता है उसमें तसल्ली के साथ सारी चीजें ठीक ठीक लिखता है। तो जिसको ये चैप्टर बनाने के लिए दिया गया उसको भी जब पूरा महीना दिया गया ना तो शुरू के 20 दिन उसने बिल्कुल ठीक तसल्ली के साथ एक एक एरिया काम किया। जब एग्जाम में दूसरा घंटा होता है फिर क्या करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। तो जब 20 के बाद आगे 5-6-7 दिन और गुजरे तो उसने काम जल्दी शुरू कर दिया, उसने कुछ एजर्शन लिख दी एरिया की, कुछ नहीं लिखी। और जब एंड पे आखिरी 3 दिन आ गए और आई के आपने कहा भैया डेडलाइन करीब है, फिर क्या किया, टक 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 उसने कहा प्रोसीजर लिख दो, स्टूडेंट खुद ही इतना तो समझ ही गए होंगे, ऊपर पहले 10-12-15 दिन समझाया जितो इतना तो स्टूडेंट समझ ही गए होंगे, अब मैं सिर्फ प्रोसीजर लिख देता हूँ, दर्शन खुद ही क्लासीफाई कर लेंगे। मुझे ये लगता है, मुझे पता नहीं ऐसे है कि नहीं, ऐसा होगा भी नहीं मेरा ख्याल है, मुझे लगता है ऐसे। हाँ, कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे बताइए क्या अगर आप 4-5 एरियाज असर्शन के साथ पढ़ लें उसके बाद बाकी एरियाज में कहीं पे असर्शन का जिक्र हो, कहीं पे डायरेक्ट प्रोसीजर हो बगैर असर्शन के, क्या आप असर्शन बता सकेंगे कि नहीं बता सकेंगे? बता सकेंगे। एक दफा भी असर्शन अच्छे तरीके से समझ लेना तो प्रोसीजर जो है वो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? जब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं आपको बिल मिलता है और आप बिल के अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं तो कौन सी असर्शन चेक कर रहे हैं? एक्यूरेसी। ठीक है, शाबाश। और जब ये देखते हैं अच्छा बिल के अंदर जो ये चिकन कढ़ाई हमने मंगवाई थी कि नहीं मंगवाई थी, चिकन कढ़ाई लिखी हुई है, ये हमने, ये कौन सी असर्शन? अकरस, अकरस। और भाई बाद में पानी की बोतल भी मंगवाई थी, उसका बिल में एंट्री हुई है कि नहीं हुई? कंप्लीटनेस, शाबाश। ठीक है, तो जब कंसेप्ट समझ आना शुरू हो जाता है तो फिर प्रोसीजर से असर्शन बताना कोई मुश्किल काम नहीं, कोई मुश्किल। रीडिंग के लिए टाइम चाहिए या आगे चले क्रेडिटर पे? पक्का? मैं तो कहता हूँ ले ले टाइम, 4-5 मिनट पढ़ लेंगे कि पढ़ लिया वैसे हमने तकरीबन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा? क्रेडिट। जिस तरह आपने देखा सेल्स का अपोजिट था परचेजेस, क्या था? सेल्स का अपोजिट। उसी तरह जो पेबल्स हैं ये डेटर का अपोजिट किसी हद तक है, किसी हद तक नहीं। क्यों भला? प्रोसीजर लगभग सेम है लेकिन फोकस यहां पे क्या होगा भला? कंप्लीटनेस पे। उसमें वो वैल्यूएशन के प्रोसीजर ज्यादा थे, इसमें कौन से प्रोसीजर ज्यादा हैं? बाकी के एरिया लगभग जो बाकी के सेशन है वो तकरीबन मिलते जुलते। तो कंप्लीटनेस के प्रोसीजर मेन टेस्ट क्या करना है? लिस्टिंग एंड रिकंसिलिएशन। कह रहा है भैया क्लाइंट के पास जाओ, उसे कहो ए क्लाइंट तेरी बैलेंस शीट में क्रेडिटर आ रहे हैं 25 मिलियन के, आ रहे हैं ना, मुझे जरा पार्टी वाइज लिस्ट बना के दो कि मिस्टर ए से कितने पैसे लेने, मिस्टर बी से कितने, मिस्टर सी से कितने। क्योंकि याद रखें जो जनरल लेजर होता है ना, जीएल या टी अकाउंट या बैलेंस शीट, उसमें टोटल अमाउंट आ रही होती है। हम रिकॉर्ड करने के लिए टी अकाउंट बनाने के लिए टोटल अमाउंट कर सकते हैं, लेकिन वेरीफाई करने के लिए याद रखें टी अकाउंट का बैलेंस नहीं चलता। आप इमेजिन कीजिए एक बेकरी कार्ड करने के लिए गए, वहां पे उसने बताया मेरे पास 10 लाख इन्वेंट्री है, वेरीफाई करो, क्या कर सकते हैं? जब तक आपको ब्रेकअप नहीं दिया जाएगा, जब तक आपको लिस्ट नहीं दी जाएगी, जब तक आपको शेड्यूल नहीं दिया जाएगा, आप 10 लाख को वेरीफाई नहीं कर सकते। ये ब्रेकअप क्या है, ये लिस्ट क्या है, ये शेड्यूल क्या है? ये शेड्यूल ये है कि 10 लाख तो टी अकाउंट में इन्वेंट्री आ रही है, मुझे लिस्ट बना के दिखाओ, इसमें से 10 केक है, उनकी वैल्यू कितनी है? 20,000। इनमें से बोतलों के कार्टन है 50, उनकी अमाउंट कितनी है? फॉर एग्जांपल 1.5 लाख। जब तक आपको ये आइटम वाइज डिटेल नहीं होगी क्या आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं इन्वेंट्री की? नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी एसेट, कोई भी लायबिलिटी होती है ना, उसमें आप देखेंगे एक प्रोसीजर लाजमी हर केस में आएगा। क्या भला? कि बैलेंस शीट में या जनरल लेजर में, जीएल में जो भी अमाउंट आ रही है, क्लाइंट के पास भागे भागे जाओ, क्लाइंट से कहो सर इसकी डिटेल तो दे दीजिए, इसकी लिस्ट तो दे दीजिए, इसका शेड्यूल तो दे दीजिए, इसका ब्रेकअप तो दे दीजिए। इसका मतलब क्या है? सर आइटम वाइज डिटेल तो दे दे। अगर आपको यह बता दिया जाए कि सर 5 बैंक अकाउंट्स हैं और इनमें टोटल जो अमाउंट है वो हमारी है 10 करोड़, वेरीफाई कर सकते हैं?
जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कौन सा बैंक है, किस बैंक में कितना बैलेंस है, इंडिविजुअल लिस्ट नहीं मिलेगी, शेड्यूल नहीं मिलेगा, जब तक ब्रेकअप नहीं मिलेगा, क्या आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, आपने कहा मैं एसी वेरीफाई करने, मैंने कहा करो एसी वेरीफाई, टोटल कॉस्ट 75 लाख है, वेरीफाई कर सकते हैं? अब इसमें 10 एसी हैं कि 100 एसी है, क्या पता, नए हैं तो हो सकता है कम हो, पुराने हैं तो बुक वैल्यू कम होती है, ज्यादा हो। तो एसी को फिजिकली वेरीफाई करते हैं, लिस्ट होना है। तो ये लिस्ट समझ रहे हैं, ये हर एरिया में लगभग ये प्रोसीजर आएगा। पहला प्रोसीजर अक्सर यही होगा, क्या वाला? ऑब्टेन, ये हमें यही कह रहा है, ऑब्टेन ए लिस्टिंग ऑफ सप्लायर बैलेंसेस एट ईयर एंड। सप्लायर से लिस्ट लो, क्लाइंट से लिस्ट लो कितने सप्लायर क्रेडिटर हैं, फिर उस लिस्ट का टोटल जनरल लेजर के साथ बैलेंस शीट के साथ मैच करो ताकि पता चले लिस्ट सही दी है क्लाइंट ने। क्या किया? लिस्ट सही दी है क्लाइंट ने। आइडेंटिफाई नील बैलेंसेस एंड डेबिट बैलेंसेस एंड सेलेक्ट फॉर टेस्टिंग। अगर किसी क्रेडिटर का बैलेंस जो है वो नेगेटिव है या जीरो है, क्रेडिटर का बैलेंस नेगेटिव है या जीरो है, उसको जरूर वेरीफाई करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी कोई मिस क्लासिफिकेशन हो गई है, इसकी ट्रांजैक्शन कहीं और चली गई है। हो सकता है वाकई जीरो बैलेंस हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ट्रांजैक्शन थी किसी और पार्टी के अकाउंट में या किसी और जगह रिकॉर्ड हो गई है। ठीक है, तो क्या नेगेटिव बैलेंस तो हमें हर जगह पे कंफर्म रिकॉर्ड करने चाहिए। नेगेटिव बैलेंस का मतलब कंफर्म है कि कोई ना कोई ये मिस स्टेटमेंट है। लिस्टेड कंपनी शीट में आज तक मुझे याद है, वो लिस्टेड कंपनी में जाए ना, वो बड़ा उनका सिस्टम अच्छा होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहे होते हैं। हम जूनियर जाते हैं ना, तो वो जो थकी कंपनी होती है ना, उसका क्लाइंट हमें ज्यादा फैसिलिटेट। आप तो ये लगता है ना कि हम जब ट्रेनीज बन के जाएंगे तो बड़ी बड़ी कंपनीज गाइड करने के लिए जाएंगे, लर्निंग होगी। ये अब अंदर की बात आपको बता रहा हूँ, ये लर्निंग छोटी कंपनी में ज्यादा, जिसमें मसले मसाइल ज्यादा होते हैं ना, लर्निंग वहाँ ज्यादा होती है। जहाँ पे सब कुछ सीधा पधरा हो ना, वहाँ पे भी लर्निंग होती है, वो किसी और तरह की होती है, वो एक सोफिस्टिकेटेड किस्म की लर्निंग होती है। असल मार्क जहाँ पे खाते हैं ना लर्निंग। तो एक हमारा क्लाइंट था लिस्टेड कंपनी, सिस्टम सारा अच्छा, वहाँ पे इन्वेंट्री देखी तो बैलेंस आ रहा था इन्वेंट्री का नेगेटिव, और मैं परेशान। मैंने कहा इन्वेंट्री ज्यादा से ज्यादा जीरो होनी चाहिए, और ये नेगेटिव बैलेंस क्यों है? नेगेटिव इन्वेंट्री क्या होती है? मैंने कहीं नहीं पढ़ा था उससे पहले इन्वेंट्री। क्लाइंट के पास गया, वो भी वो हंस के कहने लगा, अच्छा तो फिर आपके ख्याल में बताइए क्या होना चाहिए इन्वेंट्री? मैंने कहा जो मर्जी हो, नेगेटिव तो नहीं होनी चाहिए। ये क्या है? कहने लगा आप ऑडिटर है, यही ढूंढने तो आए हैं आप, ढूंढे आप? शाबाश, पता था उसको, वो खेलते हैं फिर ऐसे जो अच्छे हैं। फिर मैंने सिस्टम पूछा, पता चला कि इन्वेंट्री आ गई थी फिजिकली, और उसका गुड सीट नोट जो था रिकॉर्ड नहीं होता। गुड सीट नोट बन गया था, रिकॉर्ड नहीं हुआ, यानी परचेज रिकॉर्ड नहीं हुई। लेकिन इन्वेंट्री जब फिजिकली इशू की फैक्ट्री को, तो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड कर ली। सिस्टम समझ रहे हैं? परचेज रिकॉर्ड हुई नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड होगी, तो वो बैलेंस इन्वेंट्री का नेगेटिव आ गया था। तो इसमें क्या मिस स्टेटमेंट है? बिल्कुल है। परचेजेस रिकॉर्ड नहीं हुई, कंप्लीटनेस ऑफ परचेजेस, वो फिर रिकॉर्ड करवाई, तो फिर बैलेंस जरा पॉजिटिव हुआ, मुझे तसल्ली हुई, अब ठीक है, अब रीजनेबल है। तो नेगेटिव बैलेंसेस हमेशा जहां पे होता है वहां पे क्या होता है? इसमें तो मेरी क्लाइंट ने क्लास ली ना हल्की सी, हमारे सीनियर मैनेजर ने भी मेरी क्लास ली। क्या? एक फिक्स एसेट में आप पढ़ेंगे, क्लाइंट के पास एक आइटम वाइज लिस्ट होती है फिक्स एसेट्स की, उसे बोलते हैं फिक्स एसेट रजिस्टर। ये हर एरिया में आइटमाइज लिस्ट बनती है। डेटर में भी आइटमाइज लिस्ट का मतलब यही होता है कि इंडिविजुअल बताइए आइटम्स क्या क्या, टोटल तो चले जीएल में आ रहा है, बैलेंस इसका ब्रेकअप क्या है। तो फिक्स एसेट के अकाउंट का ना, फिक्स एसेट सिर्फ ये बताता है टी अकाउंट के हमारे पास इतने के फिक्स एसेट है, उसमें पड़ा क्या क्या हुआ है। ये फिक्स एसेट का टी अकाउंट नहीं बताता, ये फिक्स एसेट रजिस्टर बताता है। फिक्स एसेट रजिस्टर में सारी अमाउंट्स आ रही होती हैं। तो एक दफा सीनियर मैनेजर ने फिक्स एसेट रजिस्टर क्लाइंट का मंगवाया, मैंने क्लाइंट का ला के क्लाइंट को दे दिया। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ टोटल मैच करके आगे निकल जाते हैं। हालांकि इंडिविजुअल एसेट्स को भी देखना होता है। सीनियर मैनेजर ने इंडिविजुअल एसेट्स को देखा, उसमें कुछ एसेट्स जो लिखे थे ना फिक्स एसेट रजिस्टर में, उनका बैलेंस नेगेटिव आ रहा था। सीनियर मैनेजर ने कहा ये फिक्स एसेट का बैलेंस नेगेटिव क्यों आ रहा है? अब मैं फौरी तौर पे सोचूं क्या गोली कराऊं, फौरी तौर पे जहन में आई नहीं, सोचा भी नहीं था। सीनियर मैनेजर ने की क्लास, सीनियर मैनेजर ने मेरी क्लास की, तो मैंने जाके क्लाइंट की क्लास की। फिर वो क्लाइंट जरा हल्का था, वो क्लास बर्दाश्त कर लेता। मैं कहा ये क्या किया है? फिक्स एसेट का बैलेंस भी कभी नेगेटिव होता है, पर एसेट का बैलेंस कभी नेगेटिव होता है? कहता सर होता तो नहीं, मैं अभी देख के बताता क्यों है। जब देखा, कुछ मैंने भी देखा, तो मुझे क्लिक हो गया। मैंने कहा भाई पता है क्या किया है आपने? फुल्ली डेप्रिसिएटेड एसेट्स को ना, एक प्रोसीजर हमारा होता है, उसको अलग करना है।
आपने क्या किया, फुल्ली डेप्रिसिएटेड एसेट्स को भी ठकाठक अन्यवार डेप्रिशिएट करते रहे, तो वो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉस्ट से भी ज्यादा होगी, बैलेंस नेगेटिव आ रहा था। वो क्या वो मिसस्टेटमेंट थी? हाँ, वो डेप्रिसिएशन ओवर रिकॉर्डेड थी, उसको रिवर्स करवाया तो ठीक हुआ बैलेंस। तो ये जो क्लासें करवाई हुई हैं हमने, अपनी क्लास करवा करवा के जो सीख मिली आपको बता रहे क्या कि हमारा बैलेंस कभी भी नेगेटिव, ना एसेट्स का ना लायबिलिटीज का। नेगेटिव बैलेंस का मतलब है कोई ना कोई या तो मिसक्लासिफिकेशन या ओमिटेड ट्रांजैक्शन। तो इसीलिए उसने खास तौर पे कहा भैया कि नील बैलेंस को तो मैं इसलिए देख रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रांजैक्शन हुई है किसी और पार्टी के रिकॉर्ड में हो गई हो, लेकिन नेगेटिव बैलेंस किस लिए देख रहा हूं? यहां पे जो डेबिट बैलेंस है ना, क्रेडिटर का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? नेगेटिव बैलेंस, कि कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई है, मे बी पेमेंट रिकॉर्ड हो गई है और उसकी परचेज की रिकॉर्डिंग हुई नहीं है, बैलेंस नेगेटिव इसी सूरत में आता ना, या मिस क्लासिफिकेशन हो गई है। तो ये हमारे लिस्ट के सबसे पहले क्या करना है, क्लाइंट से लिस्ट लेके उसको चेक करना है। फिर क्या करना है, सर्च फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। देखो कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड होने से रह तो नहीं गई, ये कैसे पता चलेगा? सर्च फॉर देखो ये रेंट के बाद पेमेंट, देखो ये रेंट के बाद 2-3 महीने की पेमेंट, देखो क्यों देखो ये रेंट के बाद 2-3 महीने की पेमेंट? हाँ, कि पेमेंट तो लाजमी कर, चाहे रिकॉर्ड किया नहीं किया। तो पेमेंट उठा के देखो कि बैलेंस शीट डेट में रिकॉर्ड किया है कि नहीं। ये रेंट के फौरन बाद जो आगे कोई 10-15, 20-15, 30 दिन की पेमेंट होती है ना, वो अमूमी तौर पे प्रीवियस मंथ की लायबिलिटी पे की होती है। देख रहे हैं, जैसे रिसीवेबल में ये रेंट के बाद कलेक्शन देखते हैं ना, वैसे ही पेएबल में ये रेंट के बाद पेमेंट। फॉर ईच पेमेंट आइडेंटिफाई पीरियड, देखो ये पेमेंट जो की है 2026 में, ये किस चीज की है? अगर 2026 की है फिर ठीक है, अगर 2025 की है तो फिर वो पेमेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड होनी चाहिए। अगर पता चले 5 जनवरी को बिजली का बिल पे किया है, तो आपने देखना है बिजली का बिल किस महीने का था, दिसंबर का था, तो दिसंबर में अक्रूवल रिकॉर्ड होनी चाहिए, क्योंकि ये तो हो सकता है कि दिसंबर में बिजली का बिल अक्रू ना किया हो, ये नहीं हो सकता कि जनवरी में उसकी पेमेंट ना की गई हो, तो काट देंगे कनेक्शन। ट्रेस एनी प्री ईयर एंड पीरियड बैक टू बुक्स, ट्रेस एनी प्री ईयर एंड पीरियड बैक, हाँ वही कि जो आप देखो जो पेमेंट की है, देखो किस पीरियड से रिलेट करती है। अगर वो ईयर एंड से पहले वाला पीरियड है, कौन सा पीरियड है अगले पॉइंट में क्या कह रहा है, अगर वो ईयर एंड से पहले वाला पीरियड है तो फिर उसको रिकॉर्ड करना है। यहां पे क्या कह रहा है, ईयर एंड के बाद की पेमेंट सेलेक्ट करो, उस पेमेंट का देखो किस साल किस पीरियड से रिलेट करती है, अगर वो हमारे वाले साल से रिलेट करती है तो उसकी लायबिलिटी रिकॉर्ड करो, ठीक है। और कह रहा है इसमें बैंक स्टेटमेंट ज्यादा रिलायबल है कैश बुक की निस्बत, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट एक्सटर्नल है। तो जो आपने पेमेंट्स ढूंढनी है ना, ये बैंक पेमेंट्स में से ढूंढे, कैश की बजाय नहीं, कैश बुक से नहीं, बैंक स्टेटमेंट से। क्यों? बैंक स्टेटमेंट ज्यादा रिलायबल। और क्या करें, सप्लायर कंफर्मेशन, क्या कंफर्मेशन, अच्छा ये डेटर में भी ऐड करे, डेटर में तो बहुत अहम है, नहीं लिखा उसने डेटर में कंफर्मेशन वाला प्रोसीजर नहीं लिखा, ये इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर दिया। उधर आप लिखे, खुद से लिखे एग्जिस्टेंस की असर्शन लिखे, एग्जिस्टेंस की असर्शन, और एग्जिस्टेंस की असर्शन लिखने के नीचे लिखे कंफर्मेशन। एग्जिस्टेंस की असर्शन पता है ना, कंफर्मेशन में पढ़ा था, डेटर्स में कंफर्मेशन उसने कैसे, ये तो पाप कर दिया उसने, घोर पाप कर दिया। क्या कि डेटर्स के एरिया में उसने कंफर्मेशन का प्रोसीजर ही नहीं लिखा, प्रोसीजर ही नहीं लिखा। होना चाहिए इससे। डेटर में जो कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे कौन सी असर्शन वेरीफाई होगी, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी, ये चीज शाबाश। चलिए आइए, सप्लायर कंफर्मेशन, क्या क्रेडिटर में भी कंफर्मेशन लेटर सेंड करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। कहता है इसमें आप हर तरह के बैलेंस को, आप मेजर बैलेंस को भी सिलेक्ट कर लो, लार्जेस्ट को, लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि लार्जेस्ट बैलेंस को सिलेक्ट करना है, जो आपके रेगुलर सप्लायर्स हैं उनको भी सिलेक्ट करो, लार्जेस्ट को भी। ज्यादा फोकस हमारा लार्जेस्ट की बजाय, ये टेक्निकल रीजन है इसकी, डेटर में कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे ना तो ज्यादा फोकस हमारा बड़े बड़े डेटर्स पे होगा,
लेकिन क्रेडिटर्स में कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे ना, ज्यादा फोकस हमारा छोटे वाले बैलेंसेस पे होगा। क्यों भला? क्योंकि अनरिकॉर्डेड का रिस्क छोटे वाले अमाउंट्स में होता है, बड़ी वाली में नहीं। बड़ी वाली तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है। समझे कि नहीं समझे? ये बड़ी टेक्निकल बात है, ये मुश्किल से समझ आएगी। मुझे बताइए, अगर परचेज रिकॉर्ड, क्रेडिटर में रिस्क क्या है कि क्लाइंट ने परचेज रिकॉर्ड नहीं की होगी। तो जब परचेज रिकॉर्ड नहीं की, पार्टी का बैलेंस, अगर परचेज रिकॉर्ड कर दी, पार्टी का बैलेंस क्या होगा? कम के ज्यादा? परचेज रिकॉर्ड कर दी तो ज्यादा होगा यार। अच्छा, एक तो गलत और ऊपर सबसे पहले बताया गलत और ऊपर सबसे ऊंची बताया, किसी का सही कंसेप्ट बनने ना पाए। तो परचेजेस अगर रिकॉर्ड कर ली तो क्रेडिटर का बैलेंस कम होगा कि ज्यादा? और अगर नहीं रिकॉर्ड की तो सोचे, दिमाग लगाएं कि क्रेडिटर में कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हुए हमारा ज्यादा फोकस, वैसे तो हर कैटेगरी में से सिलेक्शन कर दी है, ज्यादा फोकस हाई वैल्यू आइटम में होना चाहिए कि लो कम। यही बता रहा है कि जो रेगुलर सप्लायर्स हैं, चाहे उनका बैलेंस कम क्यों ना हो, उनको सेलेक्ट कर लो। ठीक, उनको सेलेक्ट। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी पार्टी ऐसी है जिससे आप करोड़ों का सामान लेते हैं, ये रेंट पे चंद लाख की रिकॉर्डिंग हुई है, इसका मतलब क्या होगा भाई? ये तो हमारा रूटीन का रेगुलर मेजर सप्लायर है, ये रेंट पे बैलेंस कम है, सेलेक्ट करना चाहिए कि नहीं? ठीक है। और सप्लायर कंफर्मेशन भेजो, और अगर कंफर्मेशन का फर्क आता है तो रिकंसिलिएशन बना लो। ये हमने कंफर्मेशन वाले में पढ़ा हुआ है। ये यहाँ पे सिर्फ उसने ये बताया सिलेक्शन कैसे करनी है, और यहाँ पे ये बताया अगर डिफरेंस आ जाए तो रिकंसाइल करना। कंपैरिजन प्रोसीजर, कंपैरिजन किसको किसके साथ करो? इस साल के लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स को पिछले साल के लिस्ट ऑफ क्रेडिटर से कंपेयर करो कि किस क्रेडिटर का बैलेंस पिछले साल ज्यादा था, इस साल कम है। अगर इस साल कम है तो रिस्क है ना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई, उसको सेलेक्ट करो। ये करे कंपैरिजन प्रोसीजर। समझ आया? भाई कंपैरिजन किसका कर रहे हैं? पिछले साल के लिस्ट ऑफ क्रेडिटर का कंपैरिजन, ताकि पता चल जाए कि पिछले साल जिस पार्टी का बैलेंस ज्यादा था, इस साल भी ज्यादा। ये एफबीआर वाले भी करते हैं, पिछले साल किस किस ने हमें टैक्स दिया था, इस दफा उतना ही टैक्स दिया कि कम दिया है। अगर आप एफबीआर के ऑफिसर हो, ये लिस्ट बनाएंगे कि नहीं? जिसने पिछले साल ज्यादा टैक्स दिया था, इस दफा कम टैक्स दिया, क्या करेंगे? पकड़ लेंगे उसको। कि उसको पकड़ेंगे जिसने पिछले साल कम दिया था, इस साल टैक्स ज्यादा दिया। तो ये लिस्ट जो कंपैरिजन है ना, कंपैरिजन याद रखें, ये डेटर्स में भी बनता है, क्रेडिटर्स में भी। लेकिन डेटर्स में हम देखते हैं वो कौन से डेटर है जो पिछले साल कम थे, इस साल ज्यादा है, उनको सिलेक्शन फोकस करते हैं। और क्रेडिटर में फोकस किसके ऊपर होता है? क्लियर? एफबीआर फोकस किस पे करेगा? जिसने पिछले साल से ज्यादा टैक्स दिया इस दफा, कि जिसने कम दिया। टेस्ट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, यानी क्या कह रहा है? अनपेड इनवाइसेस देखो, या अगर कोई अनपेड इनवाइसेस है, इंश्योर करो वो रिकॉर्ड हो जाए। जीआरएन की बात कर रहा है। अनपेड इनवाइस क्या मतलब? जी कि जितने कि ऐसा देखो कोई जीआरएन ऐसी तो नहीं जो कि रिकॉर्ड ना हुई हो। यहां पे क्या कह रहा है? देखो कि जीआरएन में कि जितने भी पेंडिंग जीआरएन है, जो गुड सीड नोट बन गई हैं लेकिन अभी इनवाइस रिकॉर्ड नहीं हुई, उसको रिकॉर्ड करो तो आपकी लायबिलिटी कंप्लीट होंगी। ठीक है? और देखो कोई लायबिलिटी रह, पानी बिजली गैस कोई बिल रिकॉर्ड होने से रह तो नहीं गया। नहीं समझ रहे हैं? ये प्रोसीजर्स पढ़िए। ये सारे प्रोसीजर जो है किस हेडिंग, किस एजर्शन से रिलेटेड है? कंप्लीटनेस। इतने प्रोसीजर, इतने प्रोसीजर, ये भी प्रोसीजर किसके लिए है? कंप्लीटनेस के लिए। ये भी प्रोसीजर किसके लिए है? कंप्लीटनेस के लिए। ये भी किसके लिए है? इससे एग्जिस्टेंस भी वेरीफाई होती है। हालांकि कंफर्मेशन से कंप्लीटनेस वेरीफाई होती नहीं है डायरेक्टली, वीक है, वीक है, कंप्लीटनेस वेरीफाई होती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एविडेंस मिल जाता है हमें। कंफर्मेशन में पढ़ा था कंफर्मेशन से कंप्लीटनेस वेरीफाई, तो यहां पे क्यों लिखा है भला? थोड़ा सा एविडेंस मिल जाता है, ज्यादा नहीं मिलता।
वीक एविडेंस मिल जाता है, तो उसने कहा वीक एविडेंस भी क्यों छोड़े। सर्च फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, कंप्लीटनेस, लिस्टिंग एंड रिकंसिलिएशन, ठीक है। ये टेस्ट फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज और सर्च फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज इसको मिक्स भी कर सकते हैं। यहां पे फोकस असल में उसका कैश के ऊपर है, यहां पे अदर देन कैश ट्रांजैक्शंस है। अदर दर्शन कौन से, एग्जिस्टेंस एंड राइट्स कैसे वेरीफाई होगा। सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं रिकॉर्डेड पेएबल का और देखे जीआरएन मौजूद है कि नहीं, जिससे पता चलेगा क्राइटेरिया जेन्युइन है। एक्यूरेसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, सप्लायर की इनवॉइसेस, उसकी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को चेक करके। कट ऑफ वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर, क्लासिफिकेशन भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। क्लियर। तो उसमें देखें सारा उसका फोकस किस चीज के ऊपर था, मोर देन 80% फोकस उसका किसके ऊपर है, कंप्लीटनेस। तो केस स्टडी में उम्मीद है कौन से वाला पूछेगा आपसे, एरिया, और डेटर्स है तो कौन से वाला पूछेगा, एक्यूरेसी वैल्यूएशन। कहेगा डेटर बैड डेट हो गया, बताओ कैसे डिसाइड करोगे कि कितनी अमाउंट होनी चाहिए, प्रोविजन रिकॉर्ड हुई है कि नहीं एडिक्वेट। शाबाश शाबाश, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर के बाद आपको ना अभी मैं इस चैप्टर के पास्ट पेपर के केस स्टडी नहीं दे रहा आपको, अभी आपको प्रीवियस असाइनमेंट में प्रीवियस लेक्चर्स की प्रीवियस चैप्टर की केस स्टडी तो मिल रही है, इस चैप्टर की नहीं दे रहा। मैं चाह रहा हूं अभी जरा आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। आज कुछ थोड़ा दिमाग आपका हिला होगा, है कि समझ आ रहे थे प्रोसीजर, कोई नए कोई ऐसा प्रोसीजर है जो कि आपको बिल्कुल समझ ना आया हो, पढ़ेंगे तो पता नहीं। अभी जो मैंने पढ़ाया इसमें कोई है ऐसा, फिलहाल तो नहीं है, चले कोई बात नहीं, तसल्ली से पढ़ लीजिएगा, कोई हुआ तो मुझे बता। आपने सोचना क्या है, इस एरिया के अंदर ये जो प्रोसीजर है क्या वाकई होना चाहिए था कि नहीं, क्या ये प्रोसीजर इसी एरिया से रिलेट करता है, और दूसरा सवाल क्या पूछना है, क्या ये प्रोसीजर इसी असर्शन से रिलेट करता है। अगर इन दोनों का जवाब समझ आया था तो उसका मतलब है समझ आ गया, अब आगे चले, इससे ज्यादा ओवरथिंकिंग नहीं करनी। हर प्रोसीजर को पढ़ के क्या सोचना है, दो सवाल, क्या ये इस एरिया से रिलेट करता है, यस, क्या इस असर्शन से, अगर यस आ जाए दोनों सूरतों में तो उसका मतलब आपने समझ लिया, अब आगे चलना है अगले प्रोसीजर की तरफ, इससे ज्यादा नहीं सोचना। अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह समझ ना आए कि ये डॉक्यूमेंट क्या होती है, ठीक है, जैसे सर्कुलराइजेशन का लफ्ज अगर आ गया कहीं पे और आपको नहीं पता ये क्या होती है, तो फिर पूछ लेना आपने, चैट जीपीटी, शाबाश, बिल्कुल हाँ, चैट जीपीटी से भी पूछ लें और बाद में क्लास में मुझसे भी कंफर्म कर लें। कभी कभी चैट जीपीटी आगे पीछे भी कर देता होता है कंसेप्ट, है ना, वो इंटरनेशनल कंसेप्ट बता रहा होता है, हमने पाकिस्तान स्पेसिफिक पढ़ने होते हैं। बहरहाल चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।